अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इस वक्त आप ख़बरें सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत कुछ आइनी तरमीम लेके आ रही है। वो कुछ चीज़ें आइन के अंदर तब्दील करना चाहती है। तो हम ये देखेंगे कि यार आइनी तरमीम किस तरह की जाती हैं, इसका क्या प्रोसेस है। अगर आप अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दस्तूर के अंदर, आइन के अंदर कुछ चीज़ तब्दील करना चाहते हैं, किसी चीज़ का इजाफ़ा करना चाहते हैं या कोई चीज़ जो है ना वो माइनस करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है। और दूसरा ये भी देखेंगे क्या पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसके पास अनलिमिटेड पावर है कि वो आइन के किसी भी चीज़ को तब्दील कर सकती है। ये सब देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी आइनी तरामीम या आइनी तरमीम क्या होता है। देखें, कोई भी जो मुल्क होता है ना उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो सुप्रीम लॉ होता है, जिसके तहत पूरा का पूरा मुल्क चलता है, जिसमें लिखा होता है कि किस तरह हुकूमत काम करेगी, किस तरह प्राइम मिनिस्टर काम करेगा, प्रेसिडेंट का क्या किरदार होगा, पार्लियामेंट किस तरह काम करेगी, किस तरह लेजिस्लेशन करेगी, अदालतें किस तरह काम करेंगी, और दूसरा सबसे अहम कि जो वहाँ की जो आवाम है उनके क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनके क्या हकूक़ होंगे और उनकी क्या ज़िम्मेदारी होगी। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ना किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, वो आइन के अंदर लिखी जाती हैं। तो यानी आइन एक्चुअली सुप्रीम लॉ होता है। यानी किसी भी मुल्क में जितने भी कवानीन हैं उससे सबसे बड़ा जो लॉ होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन होते हैं, उसी के तहत हुकूमतें बनती हैं और उसी के तहत सारे के सारे मामलात चलते हैं। सो अगर कोई हुकूमत या पार्लियामेंट आइन को तब्दील करने की कोशिश करती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब ये है कि ये जो आपने दस्तूर बनाया हुआ है इसको तब्दील करना। ठीक है। सो इसका जो प्रोसेस है वो ज़रा थोड़ा बहुत मुश्किल भी होता है। अब इसका जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका पार्ट नंबर 11 उसके अंदर आर्टिकल 238 और 239 के अंदर डील किया हुआ है। यानी 238 और 239 के अंदर लिखा हुआ है कि किस तरह आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। अमेंड का मतलब होता है तब्दीली, चेंज करना। ठीक है। अब उससे पहले कि मैं आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस बताऊं तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि चलो आइनी तरमीम तो हमें समझ आ गई कि यार आइन के अंदर तब्दील करना, लेकिन पार्लियामेंट कुछ और कानून साजी भी करती है जिसको हम सिंपल लेजिस्लेशन कहते हैं। सिंपल कानून तो आइनी तरमीम ये भी एक किस्म की कानून साजी होती है। और बाकी जो सिंपल लेजिस्लेशन है इसमें क्या फ़र्क है। देखें, वैसे तो पार्लियामेंट जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करती है तो उसको हम आइनी तरमीम कहते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी कवानीन बनाए जाते हैं आइन को छोड़ के, यानी आइन को तब्दील करने के अलावा बाकी जितनी भी कानून साजी होती है उसको हम सिंपल लेजिस्लेशन कहते हैं। यानी हुकूमत अगर हेल्थ के ऊपर कोई कानून साजी कर रही है, अगर एजुकेशन के ऊपर कोई लॉ बना रही है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर कोई लॉ बना रही है, इलेक्शन के हवाले से कोई लॉ बना रही है, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन एक्ट 2017 है। इसके अलावा कुछ दिन पहले हुकूमत ने एक लॉ बनाया था सुप्रीम कोर्ट के जो है ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, या इसके अलावा जो डेफेमेशन के हवाले से एक लॉ बनाया गया था रिसेंटली, या हमारे यहाँ जो एक पीका लॉ मौजूद है। ठीक है। अब ये जितने भी कवानीन होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने के अलावा, ये सारे के सारे सिंपल लेजिस्लेशन या ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन इसको कहा जाता है। अब ये जो कानून साजी होती है इसके लिए ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो पार्लियामेंट है ना उसमें आपको सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और सिंपल मेजॉरिटी भी वो जो मौजूद हो पार्लियामेंट के अंदर। अब देखें, मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट की जो नेशनल असेंबली है ना, जो नेशनल असेंबली जो हमारे चैम्बर है, लोअर हाउस, इसमें टोटल सीटें कितनी हैं इस वक्त? 336। तो वैसे आमतौर पे 336 हैं। लोग जो है ना एमएनएज, वो जाहिर बात है 100 200 इतने ही बंदे आते हैं। सो सिंपल अगर आपने कानून बनाना है ना तो उसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ यानी कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी जितने लोग मौजूद होंगे उसमें से 51% आपको वोट चाहिए। हम मिसाल लेते हैं कि एक असेंबली का सेशन हो रहा है और उसमें 200 लोग आए हुए हैं। अब हुकूमत को कोई सादा कानून यानी आइनी तरमीम के अलावा कोई कानून पास करवाना है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और वो भी उन लोगों की जो उस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो उस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद हैं। अगर मिसाल के तौर पर वहाँ पे 50 मौजूद हैं तो जनाब उस कानून को पास करने के लिए जनाब 25 से ज़्यादा लोगों की हमें वोटिंग चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया सिंपल यानी लेजिस्लेशन और इसका ये पास करने का तरीक़ेकार। तो ये सिंपल लेजिस्लेशन तो बड़ी ईज़िली हो जाती है, और हर हुकूमत बहुत सारे इस तरह के कवानीन बनाती है।
और दूसरा ये याद रखिएगा कि ये जो सादा कानून साजी होती है ना, लेकिन ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रह के की जाती है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बाउंड्री सेट की हैं कि यार आपने अगर कोई भी सादा कानून बनाना है ना, तो उसमें जनाब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें हैं ना उनकी आपने खिलाफ वर्जी नहीं करनी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है पूरे मुल्क का। तो आपने अगर कोई सादा कानून बनाना है, एजुकेशन पे बनाना है, हेल्थ पे बनाना है, या आपने जनाब साइबर लॉस के ऊपर कोई कानून साजी करनी है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बाउंड्री सेट की है ना उससे बाहर नहीं जाना। ठीक है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन से एक अलग कानून होता है, लेकिन सादा कवानीन होते हैं, और ये हुकूमत तो तकरीबन डेली बेसिस पे बनाती है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी। यानी जितने लोग मौजूद होंगे उस वक्त नेशनल असेंबली में या सेनेट के अंदर, उनकी आपको मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल। लेकिन जो आइनी तरमीम है ना, ये जो कानून साजी है ना, ये ज़रा डिफरेंट है। एक तो ये आइन के अंदर तब्दीली है, यानी आइन क्या है? सुप्रीम लॉ है यार। ठीक है। और दूसरा, उसके लिए कितने नंबर चाहिए भाई? 2/3 मेजॉरिटी। 2/3। 2/3 भी किसकी? टोटल मेंबरशिप की। अब मिसाल के तौर पर अगर नेशनल असेंबली में टोटल सीटें कितनी हैं? 336। तो ये कहता है कि 336 का 2/3 निकालो, वो कितना बनता है? तो वो बनता है 224। यानी 224 लोगों का वोट चाहिए आईनी तरमीम के लिए। यानी 336 में से 224 अगर लोग वोट देंगे तो ये आईनी तरमीम हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जबकि सिंपल लेजिस्लेशन के लिए तो सिंपल मेजॉरिटी, और वो भी जो उस वक्त मौजूद हैं टोटल में, यानी 336 में से भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं, बल्कि जितने मौजूद हैं उस वक्त। यानी अगर 100 बंदे आए हैं, 40 बंदे आए, 50 बंदे आए, तो उसमें से सिंपल मेजॉरिटी। अब जिस तरह एक क्लास होती है ना, एक क्लास के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है कि 50 लड़कों की एक जो स्टूडेंट्स की जो है ना एक स्ट्रेंथ है। ठीक है ना। लेकिन आते कितने? 12, 13, 15। तो अगर हमने सिंपल कानून साजी करनी है तो 12-13 बच्चों में से मेजॉरिटी में जिसने वोट दिया तो वो सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि सिंपल लेजिस्लेशन बन जाएगी। लेकिन जब आईनी तरमीम करनी पड़ेगी ना, तो उन 50 का 2/3 हमें चाहिए। तो यानी उनका मौजूद होना वहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है जी। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होती है ना, और ये कोई आम कानून साजी नहीं होती, बड़ी अहम कानून साजी होती है। आप आइन के अंदर कोई चीज़ तब्दील करना चाहते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत दूसरी चीज़ों के ऊपर भी पड़ सकता है। जब आप आइन को तरमीम करेंगे तो बाकी ये छोटे मोटे जो सादा कानून साजी बनती है, हेल्थ, एजुकेशन, वो भी मुतासर होती हैं। क्योंकि अब आइन जो है ना, अगर वो थोड़ी तब्दील हो जाता है उसमें कुछ चीज़ें, तो उससे रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे मामलात हैं या कानून साजी हैं वो भी तब्दील करनी पड़ती हैं आपको। ठीक है। इसीलिए आइनी तरमीम का जो तरीक़ेकार है वो ज़रा थोड़ा यानी कि मुश्किल रखा गया है एज़ कम्पेयर टू सिंपल मेजॉरिटी। क्योंकि आइन बनाने वालों ने ये कहा कि भाई आइनी तरमीम अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपको यानी कि 2/3 मेजॉरिटी ज़रूर चाहिए। ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो ये आर्टिकल्स देख ले। ये पार्ट 11 है और इसका आर्टिकल 238 है। ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील या अमेंड कर सकती है। उसके बाद आर्टिकल 239 के अंदर ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस तरह आईनी तरमीम लाई जाती है और उसको मंजूर करने का, पास करने का क्या तरीक़ेकार है। इसकी टोटल 6 क्लॉजेज हैं। अब ये 6 क्लॉजेज जो है ना, मैं आपको ज़रा आसान करके समझाता हूँ कि इनके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो सब क्लॉज 1 है ये देखें। इसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या करना है आपने, कि एक बिल, बिल का मतलब होता है कोई ड्राफ्ट, कोई कानून जब आप बना रहे होते हैं ना तो उसका आप सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाते हैं। ठीक है। वो ड्राफ्ट आपने क्या करना है कि पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस के अंदर लेके जाना है। अब पार्लियामेंट के आपको पता होगा कि कितने हाउसेज हैं? 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को हम बोलते हैं सेनेट और लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। तो या तो आप वो बिल नेशनल असेंबली में ले जाओ या सेनेट में ले जाओ, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हम वो जो बिल है ना वो नेशनल असेंबली में ले जाएंगे। अब नेशनल असेंबली में आप लेके गए ना, तो वहाँ पे फिर आपको उस बिल को मंजूर करवाने के लिए कितने लोगों की जनाब वोट चाहिए? 2/3। क्यों? क्योंकि यार ये आईनी तरमीम है। अब हम मिसाल लेते हैं कि एक बिल आप नेशनल असेंबली में लेके गए। ओके। नेशनल असेंबली की इस वक्त कितनी स्ट्रेंथ है? 336। तो 336 का 2/3 कितना बनेगा? 224। सो आपको उसको मंजूर करने के लिए कितने लोगों का वोट चाहिए? 224 का। ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। अब ये देखें कि नेशनल असेंबली का आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आर्टिकल 51 के तहत इस वक्त जनाब नेशनल असेंबली की जो टोटल सीटें हैं वो कितने हैं? 336 हैं। पहले 342 हुआ करती थी, अब 336 हो चुकी हैं।
अच्छा जी, अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि अगर एक हाउस ने मंजूर कर लिया ना, तो फिर ये दूसरे हाउस में जाएगा। अगर पहले बिल नेशनल असेंबली में आया था, वहाँ पे 2/3 उसको मेजॉरिटी मिल गई, तो उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा? वो सेनेट में जाएगा। अब मिसाल के तौर पर देखें कि वो सेनेट में पहुँच गया। अब सेनेट में भी जब जाएगा तो वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा कि वहाँ के भी जो लोग हैं ना, उनमें कितने लोगों की वहाँ पे हमें यानी कि हिमायत चाहिए 2/3 की। तो इस वक्त जो सेनेट में सीटें हैं वो कितनी हैं टोटल? 96 हैं। तो 96 का 2/3 कितना बनता है? 64 बनता है। सो अगर सेनेट में 64 लोग उस बिल की हिमायत करेंगे जो नेशनल असेंबली से आया है, तो जनाब उसको यहाँ पे भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? ये देखें सेनेट की कितनी सीटें हैं? 96। ठीक है, ये सेनेट की वेबसाइट पे पहले सेनेट की सीटें 100 हुआ करती थी, अब 96 हो चुकी हैं। ओके हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होगा कि वो जो बिल आया था ना नेशनल असेंबली से, वो सेनेट में चला आया और सेनेट ने उसको पास कर लिया। अच्छा, दूसरा ये कि जब सेनेट में आया ना, तो सेनेट वालों ने ना उसको उसके अंदर कोई चीज़ तब्दीली नहीं की, यानी एज एट उसको फॉलो किया। यानी जाहिर बात है, अब सेनेट वाले ये भी तो कर सकते हैं ना कि उसमें कुछ चीज़ें तब्दील कर लें। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो नेशनल असेंबली से बिल आया, नेशनल असेंबली के 2/3 लोगों ने उसको अप्रूव किया, उसके बाद सेनेट में सेनेट के 2/3 लोगों ने भी अप्रूव किया, तो उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा? वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर सेनेट के जो लोग हैं, जो दूसरा हाउस है, वो क्या करता है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें तब्दीली करना चाहता है, यानी उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करता है, ठीक है ना? और उसके अंदर कोई चीज़ तब्दीली करना चाहता है, तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार है? तो उसका तरीक़ेकार सिंपल ये है कि सेनेट ने उसके अंदर कुछ चीज़ें तब्दील की। मिसाल है, नेशनल असेंबली ने एक कानून भेजा था बिल बना के, तो उन्होंने सेनेट वालों ने उसमें से कुछ चीज़ें तब्दील की। तो जब तब्दील की ना, तो फिर वो बिल दोबारा जाएगा नेशनल असेंबली। क्यों? कि जहाँ से ओरिजिनेट होगा दोबारा उसके पास जाएगा, दोबारा वो उसको 2/3 की यानी कि वो देंगे, अप्रूव करेंगे, उसके बाद जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ये आपने पॉइंट फॉलो करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नेशनल असेंबली से बिल आया, सेनेट में चला गया। अगर सेनेट के लोग उसको कुछ तब्दील करना चाहते हैं, उसमें किसी चीज़ का इजाफा करना चाहेंगे, तो उसके बाद उसको अप्रूव करके 2/3 उसके बाद दोबारा नेशनल असेंबली को भेजेंगे, क्योंकि नेशनल असेंबली से ये ओरिजिनेट हुआ था। फिर दोबारा नेशनल असेंबली के 2/3 लोग उसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और अगर सेनेट उसमें कोई चीज़ तब्दील नहीं करती, तो फिर तो सेनेट पास करके उसके बाद वो प्रेसिडेंट की तरफ भेजेगी। लेकिन अगर उसमें कुछ चीज़ें वो खुद से सेनेटर लोग तब्दीली करना चाहेंगे, तो वो फिर दोबारा किसको भेजेंगे? नेशनल असेंबली को, और उसके बाद जाके वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और वो इस तरह कानून बन जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया, सिंपल हो गया। लेकिन इसी आर्टिकल के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आप किसी सूबे की जो बाउंड्रीज़ हैं उसको आप तब्दील करना चाहेंगे, तो इस तरह की जो आइनी तरमीम है वो कैसे की जाएगी? तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ का इजाफा किया है कि अगर आप किसी सूबे की जो है ना वो हदूद या लिमिट्स को तब्दील करना चाहते हैं आइनी तरमीम के ज़रिए, तो आपको फिर उस सूबे की जो असेंबली है ना, उसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे एक ये चीज़ ऐड हो जाएगी। अब मिसाल देते हैं कि मिसाल के तौर पर आप जो पंजाब की जो बाउंड्रीज़ हैं वो तब्दील करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पंजाब की बाउंड्रीज़ रहीम यार खान और सदकाबाद के बाद ख़त्म हो जाती हैं। आप चाहते हैं कि यार पंजाब की जो बाउंड्रीज़ है ना वो सक्खर तक चली जाएँ, यानी सक्खर भी पंजाब के अंदर आ जाए। तो उसके बाद क्या होगा, मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि पंजाब की जो असेंबली के जो लोग हैं ना, जो यहाँ की सूबाई असेंबली है, वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस बिल को मंज़ूर करेगी। तो उसके बाद जाके वो अमेंडमेंट बन जाएगी और उसके बाद फिर वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। उसके बाद जाके वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद जनाब इस आर्टिकल 239 के अंदर 2 अहम पॉइंट्स हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात होती है। एक तो ये है कि जब आप किसी आईनी तरमीम को ना किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ जी, यानी पार्लियामेंट अगर आइन में कोई तरमीम लेके आती है तो उसको आप किसी भी अदालत में, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर दूसरा जो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा अहम है, उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 239 है उसकी जो सब क्लॉज 6 है उसमें लिखा हुआ है कि भाई पार्लियामेंट के पास फुल अथॉरिटी है कि वो आइन की किसी भी प्रोविज़न को, किसी भी शिक को तब्दील कर सकती है, यानी उसकी पावर के ऊपर कोई भी लिमिट्स नहीं हैं।
और भाई यहाँ से शुरू होती है कंट्रोवर्सी। वो कंट्रोवर्सी क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको प्रेसिडेंट का किरदार तो बता दिया था ना, कि प्रेसिडेंट के पास जब बिल आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आता है दोनों ऐवानों से पास होके, तो वो उसको साइन करता है। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिल जो प्रेसिडेंट है वो उस आईनी तरमीम को वापस या रिजेक्ट या रिटर्न कर सकता है? नहीं। पाकिस्तान के आइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से प्रेसिडेंट का जो किरदार है वो बिल्कुल एक सेरिमोनियल है, बिल्कुल एक जो है ना फॉर्मल है। उसने उस बिल को वो वापस नहीं भेज सकता, ना रिटर्न कर सकता है, ना रिजेक्ट कर सकता है, ना ही वीटो कर सकता है। ये आपने बात याद रखनी है, उसको साइन करना ही करना है। ठीक है। तो यानी आईनी तरामीम जो होती हैं, उसका जो बिल आता है आखिर में प्रेसिडेंट के पास आता है ना साइन करने के लिए। और हम हो सकता है प्रेसिडेंट कहे जी मैंने इसको साइन नहीं करना, मैंने रिटर्न नहीं करना, मैं इसमें चीज़ें तब्दील करना चाहता हूँ, मैं आईनी तरमीम की बात कर रहा हूँ। तो भाई उसमें प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने साइन करना ही करना है। अगर वो नहीं करता तो वो खुद ब खुद कुछ टाइम पीरियड के बाद खुद ही जनाब वो आईनी तरमीम कानून बन जाएगी। लेकिन अगर कोई सिंपल कानून साजी है तो वहां पे प्रेसिडेंट का क्या किरदार है? हाँ, यहाँ पे ना थोड़ा प्रेसिडेंट का किरदार इन लोगों ने थोड़ा बढ़ा दिया है, जो आर्टिकल 75 के अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने एक सिंपल कोई कानून बनाया है, यानी कि इलेक्शन एक्ट के हवाले से आपने कोई नया कानून बनाया है, दोनों ऐवानों ने सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास किया। मैं ये सिंपल कानून की बात कर रहा हूँ, आईनी तरमीम की बात नहीं कर रहा। तो वो जब प्रेसिडेंट के पास जाता है ना, तो प्रेसिडेंट के पास 10 दिन होते हैं कि 10 दिन के अंदर या तो इस कानून को उसने उसको साइन करना है, ठीक है, और ठीक है साइन करना है, या वापस भेजना है। यहाँ पे ये थोड़ी बहुत इन्होंने पावर दी है कि अगर कोई सादा कानून है ना, वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, एक तो 10 दिन के अंदर उसने साइन करना है। अगर वो 10 दिन के अंदर साइन नहीं करता, और दूसरा या ये करे कि उस 10 दिन के अंदर उसको वापस भेज दे पार्लियामेंट की तरफ कि भाई ये चीज़ें तब्दील करें, में इसको रिकंसीडर करें, ठीक है ना। तो यानी कि प्रेसिडेंट भी अपनी इनपुट दे सकता है ना, ठीक है ना, वो भी पार्लियामेंट का आखिरकार एक हिस्सा बन जाता है। तो अगर वो वापस भेजेगा ना पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट क्या करेगी कि जो दोनों ऐवान है ना, दोनों है ना, यानी सेनेट और नेशनल असेंबली, ये मिलकर एक सेशन बुलाएंगे, और उसको दोबारा अगर वो सिंपल मेजॉरिटी से, यानी दोनों सेनेट और नेशनल असेंबली के दोनों जो चैम्बर्स हैं वो मिलके एक जॉइंट सिटिंग करेंगे, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। उसमें उसको अगर वो दोबारा सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे, तो दोबारा वो जनाब बिल चला जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास भाई साहब कोई ऑप्शन नहीं है, उसको पास करना ही करना है। अगर वो फिर भी प्रेसिडेंट नखरे दिखाता है, कहता है नहीं मैंने इसको पास नहीं करना, तो भाईजान फिर 10 दिन के अंदर, जब 10 दिन के अंदर जैसे टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, वो बिल ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आईनी तरमीम के अंदर प्रेसिडेंट का जो किरदार है वो तो बिल्कुल जीरो है। उसको साइन करना ही करना है, ना वो वापस भेज सकता है, ना रिजेक्ट कर सकता है, ना वीटो कर सकता है। लेकिन जो सिंपल लेजिस्लेशन है, जो सादा कानून साजी होती है, उसमें प्रेसिडेंट के पास बस इतनी पावर है कि वो एक दफा उसको वापस भेज सकता है पार्लियामेंट की तरफ। यानी 10 दिन, यानी कि पार्लियामेंट से एक बिल आया, तो प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि नहीं यार इसके अंदर ये चीज़, इस चीज़ का इजाफा किया जाए, या इस चीज़ को देखा जाए, ये चीज़ गलत लिखी है, ये वो वगैरह, ठीक है। तो उसके पास एक ऑप्शन है, या तो उसको साइन कर दे 10 दिन के अंदर। अगर 10 दिन के अंदर साइन नहीं करता और वो 10 दिन के अंदर उसको वापस भेजेगा पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज आपस में मिलकर एक ज्वाइंट सिटिंग के अंदर उसको दोबारा सिंपल मेजॉरिटी से पास करके दोबारा प्रेसिडेंट को भेजेंगे। और प्रेसिडेंट फिर जनाब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसको वापस नहीं भेजेगा और उसको वो साइन ज़रूर करेगा। और अगर 10 दिन के अंदर वो साइन भी नहीं करता, तो वो कानून खुद ब खुद, सॉरी, वो बिल खुद ब खुद कानून बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सिंपल लेजिस्लेशन में प्रेसिडेंट की बस इतनी एक पावर है कि वो उस बिल को रिटर्न कर सकता है, उसको वापस भेज सकता है, बस ये इतना ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे भी वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। रिजेक्ट तो दोनों सूरतों में नहीं कर सकता, लेकिन सादा कानून में सिर्फ बेचारे को एक दफ़ा ये कहा है कि चल बेटा तू एक दफ़ा अपनी खुशी के लिए उसको वापस भेज सकता है, तुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो पार्लियामेंट वालों को कहे यार इसको तब्दील करो। लेकिन अगर वो पार्लियामेंट वाले उसको दोबारा सिंपल मेजॉरिटी से मुश्तरका इजलास बुला के साइन अप्रूव कर देंगे, फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब तू साइन कर ना कर, 10 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। तो आमतौर पे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी इज्जत रखने के लिए उसके ऊपर साइन कर ही देते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं दोबारा कि जो आर्टिकल 239 था ना, उसकी जो सब क्लॉज 5 और 6 थी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और आईनी तरमीम के हवाले से जो पार्लियामेंट के पास है ना, वो एक ना अनलिमिटेड किस्म की पावर है। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी एक ना अजीब सी एक कंट्रोवर्सी है, बड़ी एक गेम चल रही है। वो ये है
कि देखें, सुप्रीम कोर्ट ने ना अपने फैसलों के अंदर ये लिखा हुआ है कि आईनी तरमीम का जो हक है वो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन वो जो पावर है वो लिमिटेड है। मेरी बात समझ रहे हो? आइन में तो ये लिखा हुआ है, आइन का आर्टिकल 239 उसकी जो सब क्लॉज 6 है वो पढ़ें दोबारा यहाँ पे। तो लिखा हुआ है कि इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन वट एवर ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने कुछ माजी के फैसलों में कह चुका है कि जनाब आपके पास जो पावर है ना वो यानी कि लिमिटेड है। वो क्यों कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यार आइन का ना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको उर्दू में कहते हैं आइन का बुनियादी ढांचा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद पाकिस्तान की अदालतों ने भी इसको अडॉप्ट किया। सो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब आप आइन में हर चीज़ अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट के लोग, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है ना आइन का वो आप तब्दील नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आइन का? कि आइन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जनाब पार्लियामेंट चाहते हुए भी तब्दील नहीं कर सकती। अब मिसाल उसमें क्या चीज़ है? नंबर 1 जमहूरियत, यानी पार्लियामेंट के अंदर जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट है वो तब्दील नहीं कर सकते। दूसरा जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है कि एक फेडरल गवर्नमेंट होगी और 4 सूबे होंगी और सूबे खुद मुख्तार होंगे, ये कॉन्सेप्ट भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसके अलावा जुडिशल इंडिपेंडेंस यानी अदलिया की जो आज़ादी है, आप ये वाली चीज़ भी ख़त्म नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। अब इसीलिए जो ये आइनी तरमीम आ रही है ना, तो उसमें हुकूमत पे यही तो तनकीद हो रही कि वो आइनी तरमीम के ज़रिए जो अदालतें हैं और एक नई अदालत बना रहे हैं जिसको आइनी अदालत कहेंगे, वो अपने कंट्रोल में लेके आ रही है और उनकी अपॉइंटमेंट ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलके करेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना पार्लियामेंट जो है ना वो आइन को तरमीम कर सकती है, लेकिन ये आइनी तरमीम करके अदलिया की आज़ादी को अपने कंट्रोल में लेना और अदलिया की आज़ादी ख़त्म करना ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कह चुकी है। ठीक है। अब इसके अलावा जो सबसे पहला केस आया था वो था मोहम्मद खान अचकजई केस 1997 के अंदर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ मान ली कि भाईजान कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते, जो उसका बुनियादी या जो सैलेंट फीचर्स हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी जो पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट से एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये वो सारा कुछ ये नहीं ख़त्म किया जा सकता। जो उसकी फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो इस्लामिक आइडेंटिटी है कि हमारा जो मुल्क है उसको एक इस्लामिक तशख़्ख़ुस मिला हुआ है, एक इस्लामिक आइडेंटिटी मिली हुई है, ये भी आप तब्दील नहीं कर सकते। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स वो भी आप तब्दील नहीं कर सकते। और जुडिशल इंडिपेंडेंस यानी अदलिया की जो आज़ादी है वो भी आप तब्दील नहीं कर सकते। यानी पार्लियामेंट बाकी सब काम करे, लेकिन ये जो बुनियादी कॉन्सेप्ट, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये आपने तब्दील नहीं करना। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर आया कहाँ से? एक्चुअली जो पाकिस्तान का जो प्रियम्बल है ना, और जो आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है करारदाद मकासद, उसको पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी ये सारी चीज़ों का जिक्र है कि इस मुल्क में जमहूरियत होगी, इस मुल्क में अदलिया आज़ाद होगी, इस मुल्क में फेडरेशन का कॉन्सेप्ट होगा, इस मुल्क में इस्लामिक आइडेंटिटी होगी, इस्लामिक लॉज होंगे। यानी जो चीज़ आपकी प्रियम्बल में लिखी हुई है, करारदाद मकासद में लिखी हुई है, उसको पार्लियामेंट भी तब्दील नहीं कर सकती। इसके अलावा जनाब 2015 में एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया था 900 पेजेस का, और उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से 18वीं और 19 जो है ना 21वीं जो अमेंडमेंट के हवाले से कुछ दरखास्तें आई थी। तो उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, और उस वक्त जो जस्टिस थे, जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने ज़बरदस्त एक चीज़ लिखी थी। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जैसे जमहूरियत, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशल इंडिपेंडेंस, फेडरल सिस्टम, इस्लामिक प्रोविजन, फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, जस्टिस, फेयर प्ले, ये सारी चीज़ें जो है ना उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आइन का बुनियादी ढांचा है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंड करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है जो आर्टिकल 239(6) के तहत है, लेकिन ये चीज़ आप फिर भी तब्दील नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा है भाई तुम्हारे पास आइन को तब्दील करने की जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है, आपके ऊपर एक लिमिटेशन है। ठीक है जी। अब ये जनाब वो आप पैराग्राफ है, देखें जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था मिलिट्री कोर्ट्स के केस के अंदर।
तो उन्होंने यहाँ शेख अजमत सईद साहब ने ये क्लियर लिख लिया है कि आइन के कुछ सैलेंट फीचर्स हैं, जिसमें डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है आर्टिकल 238 और 239 के तहत के वो कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जब उसके सैलेंट फीचर्स की बात आएगी, ना उनको रिपील कर सकते हैं, ना उनको एब्रोगेट कर सकते हैं, ना और उनको तब्दील कर सकते हैं। हाँ, तो फिर तरीक़ेकार क्या है? देखो दोस्तों, इस वक़्त जो पार्लियामेंट में जो असेंबली मौजूद है, जो लोग मौजूद हैं ना, ये कानून साज़ असेंबली है। तो उसके लिए आपके पास जो आइन साज़ असेंबली लानी पड़ेगी। वो कैसी होगी? वो ऐसा है, उसका एग्ज़ाम्पल ये है कि आइन के अंदर आप अगर अदलिया की आज़ादी ख़त्म करना चाहते हैं, जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं या फंडामेंटल राइट्स को तब्दील ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसका आसान या सिंपल तरीक़ाकार ये है कि जब इलेक्शन होगा ना, तो उसमें अगर कोई सियासी जमात अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखती है कि जी हमने आइन में ये चीज़ें ख़त्म करनी है, हमने जमहूरियत ख़त्म करनी है, हमने डिक्टेटरशिप लेके आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यानी जो ऊपर मैंने आपको बताया ना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तब्दील करना चाहते हैं, और अवाम उस बुनियाद के ऊपर उनको वोट देती है और वो वोट जीत के पार्लियामेंट में आते हैं, तो उसके बाद जनाब उनको ये ताकत मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था। देखिए, पाकिस्तान में जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास है? अवाम के पास है, ठीक है ना, ख्वाबों ख्यालों के अंदर। लेकिन ठीक है ना, कानून के अंदर तो, आइन के अंदर तो यही लिखा हुआ है। तो अगर अवाम किसी सियासी जमात को इसीलिए मुंतखब करती है कि उसको उन्होंने ये राइट दिया है कि जाके आइन के अंदर ये चीज़ें तब्दील करें, तो फिर वो कर सकती है। हाँ, अगर आपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ और आप जनाब इलेक्शन जीत के और आके पार्लियामेंट और आइन की बेसिक स्ट्रक्चर को तब्दील करें, तो ये मुमकिन नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, इसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही है आजकल, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये रिसर्च शेयर की जाए। सो ये मैंने आपको एक प्रोसीजर भी बता दिया कि पाकिस्तान में आइनी तरमीम का क्या प्रोसेस है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, और प्रेसिडेंट का क्या किरदार होता है आखिर में, चाहे वो आइनी तरमीम हो या सादा कानून साजी हो, उसको वो वापस कर सकता है या नहीं कर सकता, चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, वीटो कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सब कुछ मैंने आपको इस डिटेल वीडियो के अंदर बताया, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाई गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।